नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बुलेटिन में हम बात आज करेंगे उस खबर की जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मचा रखा, खासकर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण को लेकर खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडस्ट्री की कई महिलाओं के साथ शोषण हुआ है। इन आरोपों के बीच एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। अभिनेता मोहनलाल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। केरल पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने एक अभिनेत्री की शिकायत के आधार पर रंजीत के खिलाफ गैर जमानती मामला दर्ज किया है। अभिनेत्री ने रंजीत पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोल्लम के सीपीएम विधायक, नेता अभिनेता मुकेश, अभिनेता जयसूर्या मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की उन अहम शख्सियतों में हैं जिन पर महिलाओं ने यौन उत्पीड़न और डराने धमकाने का आरोप लगाया है। अभिनेत्री मीनू मुनीर ने एनडीटीवी से कहा कि उसे केरल सचिवालय में बिना इजाजत किस किया गया और हक किया गया। फिल्म के डायरेक्टर बालाचंद्र मेनन थे। जब मैं उस फिल्म में काम कर रही थी, मेरा किरदार चीफ सेक्रेटरी का था। मैं टॉयलेट गई और जब मैं टॉयलेट से वापस आई तो जयसूर्या, जो कि जाने माने अभिनेता हैं, उन्होंने बिना मेरी इजाजत के मुझे किस किया। लेफ्ट फ्रंट के विधायक के खिलाफ ये आरोप ऐसे समय आए हैं जब केरल सरकार ने मलयालम फिल्म उद्योग में औरतों के उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी बनाने का आदेश दिया है। सिर्फ मीनू नहीं, एक जूनियर कलाकार ने भी अभिनेता बाबूराज के खिलाफ आरोप लगाए हैं। उसका कहना है जल्द ही वो एसआईटी को सारे ब्यौरे देंगी। अभिनेता ने उसे अपने घर बुलाया और यौन उत्पीड़न किया, फिल्म में रोल दिलाने का वादा करते हुए। अभिनेता सिद्दीक ने केरल डीजीपी के पास शिकायत दर्ज की है। उन्होंने मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के सचिव पद से इस्तीफा दिया था। उन पर एक अभिनेत्री ने 2016 में बलात्कार और हमले का आरोप लगाया था। फिल्म मेकर रंजीत बालाकृष्णन ने भी केरल फिल्म अकेडमी से इस्तीफा दिया जब उन पर एक बंगाली अभिनेत्री ने दुर्व्यवहार के आरोप लगाए। बीते हफ्ते जारी हुई हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने तूफान पैदा कर दिया है। ये रिपोर्ट ही 5 साल बाद सार्वजनिक की गई है। From the report itself, it is very clear that रिपोर्ट में दिखाया गया है कि कैसे एक के बाद एक अपराध किए गए। सरकार को इसके बारे में पूरी जानकारी the थी। government knew the fact that जब मैं ये सारी खबरें सुनता हूँ तो मैं वास्तव में सोचता हूँ कि लोग कैसे सोचते हैं कि वे इससे बच सकते हैं। मुझे लगता है कि हालात और भी बदतर हो गए हैं। तो इस रिपोर्ट के उजागर होने के बाद पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है और चर्चे इसके मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बाहर भी हो रहे हैं। सबसे जो बड़ी बात है इस पूरे मामले में वो ये है कि रिपोर्ट 5 साल पहले सरकार को सौंप दी गई थी, लेकिन ये रिपोर्ट 5 साल बाद जारी हुई है। और जब से रिपोर्ट जारी हुई है, चारों तरफ इसको लेकर चर्चा हो रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल पूछा जा रहा है बिग शॉट से जो इस इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं, क्योंकि रिपोर्ट में कई बड़े नामों की तरफ इशारा किया गया है। हमारी संवाददाता उमा सुधीर की विस्तार से रिपोर्ट देखिए। केरला में जो आर्टिस्ट की बहुत बड़ी एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट, उन्होंने एक साथ रिज़ाइन अपना कर दिया है, इस्तीफ़ा अपना दे दिया है। ये इसके बाद हुआ जब बहुत सारे आरोप उनके जो मेंबर्स है, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स या उनका जो ऑफिशियल कमेटी के जो मेंबर्स हैं, उनके खिलाफ जब आरोप लगने लगे, तब मोहनलाल जो इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और उनके साथ जो भी कमेटी के मेंबर्स हैं, सब ने रिज़ाइन कर दिया है। इस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे सिद्दीक एक्टर, जिन्होंने संडे को यानी कि एतवार को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था जब उनके खिलाफ एक आरोप आया था। एक एक्ट्रेस ने कहा था कि 2016 में उनको होटल में एक फिल्म प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के बहाने उनको वहाँ पे बुलवाया सिद्दीक ने और फिर उनके साथ बलात्कार किया। उनको फिजिकली भी उनको मारा गया और इंटिमिडेट किया गया,
डराया गया। और उन्होंने ये कंप्लेंट उन्होंने कहा कि उन्होंने 2019 में भी ये फेसबुक में रखा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। यानी कि अब जो एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट है, उनके 16 के 16 मेंबर रिज़ाइन कर चुके हैं। सिर्फ 2 महीने भी नहीं हुए कि इस एसोसिएशन को गठित किया गया था, नया जो बॉडी है उसको गठित किया गया था। इसमें करीब करीब अगर आप देखें तो 500 से ज़्यादा मेंबर इसके हैं और उन्होंने भी वोटिंग करके इस एसोसिएशन को चुना था। 3 अहम चीज़ें हम कह सकते हैं। एक तो ये कि हेमा कमीशन के पब्लिक होने के बाद 19 तारीख को, तब से ही अगर आप देखें तो बहुत सारे महिलाएं सामने आ रही हैं ये कहने के लिए कि जो हेमा कमीशन रिपोर्ट में कही गई थी वही बात उनके साथ भी हुआ है। और उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि काफ़ी मलयालम फिल्म में जो कंडीशंस है वो काफ़ी एक तरह से थ्रेटनिंग है, सेक्सुअली इंटिमिडेटिंग है महिलाओं के लिए। ऐसे आरोप एक फिल्म डायरेक्टर रंजीत के खिलाफ आया था, जिसके बाद उन्होंने केरला चलचित्र अकेडमी से रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद सिद्दीक ने अपना इस्तीफ़ा दिया था और उसके बाद अब जो कोल्लम के जो विधायक हैं मुकेश, जो एक्टर भी है और अम्मो में उन्होंने इस वोटिंग में पार्टिसिपेट भी किया था, उनके खिलाफ भी आरोप आए थे। उन्होंने कहा है कि उनको लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीति है। हालांकि उन्होंने अब तक कोई रेजिग्नेशन अपनी तरफ से नहीं दी है, लेकिन लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट ने जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है 7 अफसरों के साथ, उसमें 4 महिलाएं भी हैं, वरिष्ठ महिलाएं, वो अब इस पूरे मामले पर वो अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू करेंगे। क्या वो हेमा कमीशन में दिए गए टेस्टिमोनीज को भी जांचेंगे, इस बात पर अब तक क्लैरिटी नहीं हुई है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि जो भी पुलिस स्टेशन में अगर कोई केस दर्ज हुई है या कोई महिला सामने आके दर्ज करवाना चाहती हैं तो वो इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को संपर्क में आ सकती हैं और अपनी बात उनके सामने रख सकती हैं। मोहनलाल या जैसे वरिष्ठ जो वहाँ के अभिनेता हैं, उन्होंने हेमा कमीशन के बाद कोई टिप्पणी नहीं दी कि उस कमीशन के फाइंडिंग्स क्या हैं, और इस बात पर उंगली उठाई थी तिलगन नाम के एक एक्टर हुआ करते थे, उनके बेटे ने। और उसके बाद अब ये इस्तीफ़ा मोहनलाल के साथ साथ बाकी जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी की है। और इस गंभीर मामले पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका हम परिचय करा दें। मानवी तनेजा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि खुद एक फिल्म अभिनेत्री हैं। इसके अलावा संजना गलरानी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि खुद फिल्म अभिनेत्री हैं। और फिल्म पत्रकार लता श्रीनिवासन जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा संजना जी आपसे है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब ये आपके लिए शॉकिंग था, कुछ ऐसा था जिसके बारे में पहले कोई नहीं जानता था, या जानते सब थे लेकिन पब्लिक अब हुआ है? देखिए, कहीं ना कहीं पूरी इंडस्ट्री का नाम खराब हो रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री या पूरी केरला की फिल्म इंडस्ट्री का नाम खराब हो रहा है। चंद लोगों की वजह से हम पूरी इंडस्ट्री को ब्लेम नहीं कर सकते, पूरी केरला को हम ब्लेम नहीं कर सकते। और हाँ, ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता कि आपको सेक्सुअली इंटिमिडेटेड किया गया है या आप पे कोई लाइन मार रहा है या आप पे कोई है ना हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है। ये हर जगह होता है। अभी ये अस्पताल में भी कोलकाता में हुआ है। ये हर जगह एक औरत के साथ होता है। और जब कभी ये होता है, हमको जब का तब इस पे कोई ना कोई एक्शन ले लेना चाहिए। हमको सालों तक वेट नहीं करना चाहिए कि हाँ एक मी टू मूवमेंट आएगा और तभी हम इस पे बात करेंगे। वही हमारी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी या गलती हो जाती है औरतों की। सब मर्द बुरे नहीं हैं, बट अगर हम खामोश रहेंगे जब एक छोटा सा गंदा पौधा उगता है, उस पौधे को ही काट दो तो फिर वो पेड़ नहीं बन पाता जी। और ये जब छोटा पौधा ही आप नहीं काटते, ये बढ़ बढ़ के बड़ा पेड़ जहरीला होके आपकी जिंदगी को नाश कर देता है। तो हमको उस अंतिम दिन तक वेट नहीं करना चाहिए जब कभी भी हम पे ऐसा कोई हल्ला होता है। मुझे ऐसा कुछ लगता है। जी संजना जी, आपके पास आता हूँ। मैं सीधे यहाँ पे मानवी जी का रुख करना चाहूँगा। मानवी, जो संजना ने बात कही कि जब घटना हो तभी आवाज़ उठाओ, तो ये चीज़ें बढ़ती नहीं हैं। अक्सर ये सवाल भी आपने सुना होगा, जो लोग एक समय के बाद इस पर आवाज़ उठाते हैं कि आपने तब क्यों नहीं कहा। अब वो तब क्यों नहीं कहा कि पीछे की वजह क्या होती है, क्यों कोई आवाज़ नहीं उठा पाता? डर होता है उसकी वजह ये होता है कि कहीं कुछ सुनवाई नहीं है, कोई फोरम नहीं है जहाँ पर जाकर अपनी बात रखें। क्या वजह उसकी होती है?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सुनवाई नहीं है। मुझे कहीं न कहीं लगता है कि लड़कियाँ जो हैं वो शॉर्टकट चाहती हैं। सक्सेस के लिए शॉर्टकट का रास्ता अपनाना वो बेहतर समझती हैं। वो मेहनत करना नहीं चाहती कुछ लड़कियाँ, मतलब सारी नहीं मैं कहूँगी, कुछ लड़कियाँ। बिकॉज़ अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है, आपको बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, बहुत संघर्ष की ज़रूरत है। देखिए, हज़ारों की तादाद में लड़कियाँ जाती हैं, कोई मुंबई जाता है, कोई साउथ में जाता है अपना ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, लेकिन वो ये नहीं देखती कि इसके लिए आपको पहले पूरी एक ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत होती है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, तभी आपको कोई रोल मिलता है। अब आपने कहा कि बाद में आवाज़ उठाने की, अब आवाज़ उठाने की बात अगर आप कहें तो आपने उसी वक़्त आवाज़ क्यों नहीं उठाई? किस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं? अगर आपसे कोई मिसबिहेव कर रहा है, अगर जैसे आपकी रिपोर्ट में मैंने सुना था कि पीछे से पकड़ लिया और किस कर लिया, तो क्या क्यों आप चुप रहीं? क्या आपको क्या चीज़ ऐसी मजबूर कर रही थी? कहीं न कहीं उस लड़की की कंसेंट थी, कहीं वो कंसेंट की वजह से वो काम कर रही थी, पहले तो वो फेमस होना चाहती थी, तो कहीं न कहीं आप कंसेंट समझेंगे। दूसरा आप ही की रिपोर्ट में था कि वो नरेशन के लिए एक्टर के घर चली गई। आप बताइए नरेशन के लिए कोई एक्टर के घर नहीं जाता। आजकल बहुत ट्रांसपेरेंट है सब कुछ। आपको एक ऑडिशन लिंक आता है, बहुत अच्छे-अच्छे प्रोडक्शन हाउस हो गए हैं, आपको ऑडिशन लिंक आता है, आप ऑडिशन बना कर के बेचते हैं। अगर आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, सीधा प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन के लिए फर्दर ऑडिशन या फिर आप सेट पे जाते हैं। आपको किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है लड़कियों में खुद एक कंसेंट है, वो खुद कंफर्टेबल फ़ील कराती हैं और जब फेमस हो जाती हैं, उनको लगता है कि वो एक मुकाम पे पहुँच गई, तब वो अपनी आवाज़ उठा देती हैं। जी, अब मान देखिए लीजिए, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर ज़िक्र किया गया है एक किस्म की सिंडिकेट का, एक किस्म की माफिया का, जो ये डर दिखाता है कि आपका करियर बर्बाद कर देंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपको काम नहीं मिलेगा, इतने सारे बैरियर्स इकट्ठा कर देंगे। क्या आपको नहीं लगता कि ये सारी बातें कहीं न कहीं मन पर प्रभाव डालती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काम आपको मिलता है आपके टैलेंट से। ये सब चीज़ों से आपको काम नहीं मिलता। कोई पार्टी में चला जाए, अर्ली किसी के डेज घर में चल क्या होता नहीं, है, सुनिए, देखिए काम जब आपको आपके कलाकार टैलेंट से नहीं ही होते मिलता हैं। है। 1 मिनट, काम आपको टैलेंट से मिलता है। अगर आपका काम अच्छा है, लोग आपके काम को सराह रहे हैं, ऑडियंस को आपका काम पसंद आ रहा है, तो प्रोडक्शन हाउस मजबूर हो जाता है आपको साइन करने के लिए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए मैं भी एक चलिए, एक्टर हूँ, मैं भी संघर्ष कर रही हूँ, लेकिन मुझे मालूम है अगर तानवी जी, मेरा काम आपने अपनी पसंद बात आता कही, है। मैं लता जी का यहाँ पर रुख करना चाहूँगा। लता जी, आपने तानवी जी की बात सुनी। वो तो एक तरीके से कह रही हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसमें आपका जो रोल रहा है वो भी अहम है। क्या आपने उस वक्त कैसे रिएक्ट किया? क्या आप इस बात से सहमत हैं, या आपको लगता है कि एक प्रेशर, एक दबाव हमेशा काम करता है जो किसी काम मांगने वाले पर उस तरीके से प्रभाव डालता है? थैंक यू। पहले मैं ये कहूँगी कि प्रेशर रहता है, और एज यू नो फिल्म इंडस्ट्री इज मेल डोमिनेटेड। हीरोज के साथ, आई मीन हीरोज और फिल्म मेकर्स के हाथ में ही पावर है। जो जब एक नई लड़की एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, इंडस्ट्री में आती है, बहुत सारी मुश्किलें हैं उसके लिए। इट्स नॉट इजी टू गेट अ रोल। शी हैज टू स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट रोल। जैसे मैम ने कहा कि प्रोडक्शन हाउसेज हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं। साउथ इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ तो कॉर्पोरेट प्रोडक्शन हाउसेज नहीं है, दीज आर ऑल इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स। यहाँ का इंडस्ट्री बहुत अलग है बॉलीवुड से, ये पहला हमको समझना चाहिए। जब ऐसा है तो फिर प्रोड्यूसर्स के हाथ में पावर है, और हीरोज, यू वांट टू वर्क विद द बिग हीरो, यू वांट टू वर्क विद मम्मूटी, मोहनलाल, जयसूर्या। जब आप इंडस्ट्री में आते हैं, तो ये बहुत सारे मुश्किलें के बाद ही एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन सकती है। तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेल कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्री। दे हैव अ लॉट ऑफ पावर। इतना मुश्किल नहीं है कि अगर कुछ गलत हो जाए किसी एक्ट्रेस के साथ, शी कैन इमीडिएटली रेज हर वॉइस, क्योंकि उसके ऑफर्स नहीं आएंगे और इंडस्ट्री से ही निकाल देंगे। वो ऐसा सिचुएशन है। जी, Only मतलब when you आप ये become a मान रही हैं top कि actress, हेमा समिति में जिस माफिया का जिक्र है, जिस सिंडिकेट का जिक्र है, जिस पावरफुल लॉबी का जिक्र है, वो एग्जिस्ट करती है? of course, जरूर। जी, मैं यहाँ पर रुकना चाहूँगा संजना जी का। संजना जी, जब से पूरा मामला सामने आया है, हम देख रहे हैं इस्तीफों की झड़ी लग रही है, लेकिन एक खामोशी नज़र आती है, मिस्टीरियस चुप्पी यहाँ पर नज़र आती है, खासकर उन बिग शॉट्स के ज़रिए जो इस इंडस्ट्री का चेहरा है। इसकी वजह आप क्या देखते हैं? क्या वो पहले चीज़ों को तौल लेना चाहते हैं या बचना चाहते हैं? क्या वजह आप इसकी देखती हैं? देखिए, ये एक बहुत ही घिनौनी हरकत जो है सबकी सामने आई है। ये कोई भी फ़ख्र मनाने का समय नहीं है, जहाँ पे आप प्राउड फ़ील करो कि हाँ, इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है।
तो हर कोई शर्मदायक होके मुझे नहीं पढ़ना है इसमें, मैं तो हाथ धो के जा रहा हूँ करके इस्तीफा देके भाग रहे हैं। क्योंकि जब ही गंदगी उठती है तभी कीचड़ उछलता है। तो अगर आप हो ही नहीं वहां पे, आपने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा दे देंगे तो बाद में आपको ना कोई सवाल पूछ सकेगा या ना कोई जवाब मांगेगा। और यहाँ पे काफी बड़े बड़े नामों को लिया गया है एंड ये जो बड़े बड़े नाम है ये बहुत ही व्हाट टू से, सम नेम्स आर रियली वेरी बिग, अवार्ड विनर्स है, नेशनल अवार्ड विनर्स है। तो कोई भी अपने खुद के आंचल पे ये बड़ा धब्बा गंदा दाग नहीं लगाना चाहता, तो सबको हाथ धो के भागना है अभी, और अभी यही हो रहा है। जी मानवी, मैं आपसे सवाल करूंगा कि ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसने कुछ कड़वी सच्चाइयां सामने रखी हैं। क्या आपको लगता है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद, एसआईटी के गठन के बाद परिस्थितियां बदलेंगी जिस इंडस्ट्री की बात हो रही है? देखिए, काफी हद तक तो मेरे हिसाब से ये फॉल्स एलिगेशन है, क्योंकि लड़कियां कहीं ना कहीं ब्लैकमेल भी करने लग जाती हैं कि अगर आप हमें काम नहीं देंगे तो हम आप पे एलिगेशन लगा देंगे, हम बोलेंगे आपने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। मैं आपके पैनल पे सुन रही थी कि साउथ की इंडस्ट्री थोड़ी बॉलीवुड से डिफरेंट वर्क करती है। मैं मानती हूँ साउथ की इंडस्ट्री डिफरेंट वर्क करती होगी, लेकिन साउथ की इंडस्ट्री ये भी अलाउ नहीं करती कि आप नरेशन के लिए मेरे घर पे आओ, वो भी एक्टर के। काम आपको डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपको प्रोडक्शन हाउस देता है, कोई एक्टर आपको काम नहीं देता। एक्टर हो सकता है आपका काम कहीं देख करके आपको रेफर कर सकता है, लेकिन आपको घर पे नहीं बुला सकता। दूसरी बात ये बोलना चाहती हूँ कि ये आप संघर्ष की लिस्ट देखिए, मैं 2-3 नाम देना चाहूंगी। जैसे राधिका आप्टे, कितने सालों का संघर्ष था। दिशा का कितने सालों का संघर्ष था। अब ये बताइए कि जो महिलाएं सामने आई हैं वो कह रही हैं कि हम एसआईटी के सामने जाने को तैयार हैं, हम उनको भी अपनी बात कहेंगी, हमें एक जरिया मिला है, वो अपनी बात वहां रखने को तैयार है। और ये तो है नहीं कि किसी के एलिगेशन लगाने भर से चीज़ें एक दिशा में चली जाएंगी। उसका एक पूरा प्रोसेस है, उसकी पूरी प्रक्रिया है। क्या आपको लगता है कि कोई इतना बड़ा झूठ बोलेगा अपनी जी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, फेमस होने के लिए आप संघर्ष करते हैं, वही मैं कहना चाह रही हूँ। अगर आप पंकज त्रिपाठी जी का देखिए, 14 साल का संघर्ष है। इतना साल कोई वेट नहीं करना चाहता। मेल जो है उनको एक अच्छा रोल भी मिल जाता है, अगर वो थोड़े से सीनियर सिटीजन की तरफ अगर उनकी एज जाती है तो उनको रोल मिल जाता है। जो एक फीमेल होती है उनका जो रोल का स्पैन होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, तो उनको होता है कि बस इतने शॉर्ट स्पैन में आपको रोल। जो हेमा समिति की रिपोर्ट सामने आई है, उन्होंने भी इंडस्ट्री के लोगों से ही बात की है। वो अपनी रिपोर्ट में जिक्र नहीं, मैं आपकी बात का जो आप कह रहे हैं ना कि शॉर्टकट्स अपनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो हेमा समिति ने 3 सदस्यीय समिति थी, उसने लोगों से बातचीत की है, वहाँ पर महिलाओं से बातचीत की है, उसके बाद एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है, अपनी फाइंडिंग्स को सामने रखा है। वो फाइंडिंग्स इस समय हड़कंप मचाए हुए हैं, आप उनको भी नकार देंगे क्या? देखिए, कहीं ना कहीं फॉल्स एलिगेशन होता है। आपको ये समझने की जरूरत है कि जो पिक्चर बनती है वो 100, 10 या 20 करोड़ की नहीं बनती, करोड़ों रुपए इन्वॉल्व होते हैं। और कोई भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, आप हेमा समिति की रिपोर्ट को भी नहीं मानती? नहीं, फॉल्स एलिगेशंस मैं लता जी का रुख करना चाहूंगा। लता जी, एक बात ये भी सामने आ रही है कि इस रिपोर्ट को लेकर इतनी देरी क्यों हुई, इसके पीछे आप क्या वजह देखती हैं? दूसरी बात, एक फिल्म पत्रकार हैं, आप गहराई से चीजों को समझती हैं, क्या रिपोर्ट एज इट इज जारी हुई है, इसमें कुछ काट छांट भी हुई है? नहीं, देखिए, रिपोर्ट जब शुरू हुई थी इट वाज इन 2017, और जब उन्होंने रिपोर्ट व्हेन दे फाइनलाइज्ड इट वो 2019 था। ओके, अभी तो 2024 है। 5 साल के लिए उन्होंने रिलीज नहीं किया बिकॉज द स्टेटमेंट्स जिन एक्ट्रेसेस ने whoever they spoke to, the statements they gave were all about sexual। चलिए लता जी से हमारा जी अपनी बात रखें। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने रिलीज ही नहीं किया ये रिपोर्ट 5 साल तक, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट्स थे which named a lot of top actors in the मलयालम इंडस्ट्री। क्यों ये शुरू हुआ केरला में, ये मलयालम इंडस्ट्री में? आपको ये भी मालूम है कि 2017 में एक एक्ट्रेस किडनैप हुई थी और सेक्सुअली असॉल्ट हुई, इसीलिए ये सब हुआ था और हेमा कमेटी फॉर्म किया था और रिपोर्ट अभी आई हुई है। जैसे मैम ने कहा कि फॉल्स एलिगेशंस हो सकते हैं, आई एग्री, इसीलिए उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अभी फॉर्म किया है और जो भी एक्ट्रेस कंप्लेन करती है उसको कंप्लेन फाइल करना है और इन्वेस्टिगेशन टीम तो इन्वेस्टिगेट करेगी। ये हुआ कि नहीं कि जो भी एक्ट्रेस कुछ कहेगी तो दे आर गोइंग टू पुट द एक्टर इन जेल, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, सो देयर इज एन इन्वेस्टिगेशन, बट कितने साल ये जारी रहेगा ये तो मालूम नहीं है। चलिए लता जी, आपसे बातचीत जारी रहेगी, मानवी तनेजा से भी हमारी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा और
संजना जी से भी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात हो रही है हेमा समिति रिपोर्ट के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में मचे हड़कंप की। सीधा मैं रुख करना चाहूँगा लता जी का। लता जी, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि 2017 की घटना का जिक्र आपने किया था, लेकिन लता जी अभी हमारे साथ नहीं है। मैं अभी सीधा रुख करना चाहूँगा यहाँ पर संजना जी का। संजना जी, 2017 की घटना का जिक्र यहाँ पर हुआ, उसके बाद विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव की शुरुआत हुई। क्या आपको लगता है कि उसके बाद भी हालात नहीं बदले? देखिए, यहाँ पे इट टेक्स टू टू टैंगो। यहाँ पे अभी अगर आपको कभी न्योता दिया गया कि आप घर आ जाइए स्क्रिप्ट सुनने के लिए, या मैं रूम को आ रहा हूँ नरेशन देने के लिए। मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में 18 ईयर्स से हूँ। मैं हर बार प्यार से बोल देती हूँ, वहाँ पे होटल में रेस्टोरेंट एरिया है, मैं वहाँ पे मिलने के लिए तैयार हूँ आपसे। तो इस तरीके से बहुत प्यार से मैं टाल दिया करती हूँ कि हाँ ओके लेट्स मीट, काम भी हो जाए, मेरा स्क्रिप्ट का नरेशन भी मुझे मिल जाए। और मैं पर्सनली कंफर्टेबल नहीं हूँ कि अगर मैं अकेली हूँ, अगर मेरे साथ मेरी कोई मेकअप आर्टिस्ट लेडीज हैं या मेरा कोई पुराना स्टाफ है, तो फिर भी मैं किसी को रूम में बुला लूँ एक नरेशन देने के लिए। बट अगर मैं अकेली हूँ तो मैं अकेले में मुझे बुलवा के मुझे कोई स्क्रिप्ट का नरेशन या कोई नए प्रोजेक्ट का डिस्कशन या किसी आदमी से अकेले में मिलना, किसी कमरे में मिलना या किसी घर में मिलना, दैट इज अ बिग रेड फ्लैग। तो ये चीजें हमारी हाथ में होती है। और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई जॉइन अ टीम, आपको पता रहता है कि हाँ ये एक जो लड़की है, इन्होंने हमारी टीम ज्वाइन की है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है और उसकी बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। जब वो रूम में आती है तो बहुत सारी खुशी लाती है, बहुत सारा कॉन्फिडेंस लाती है। और मैं किसी पर डिपेंड नहीं होती कि मैं इनकी वजह से यहाँ पे हूँ या मैं इनकी वजह से खुश हूँ। मैं एक सेल्फ मेड फिल्म एक्टर हूँ। और ऑफकोर्स यस, मैंने भी 55 फिल्म्स किए हैं, और 55 फिल्म्स जो मैंने साउथ इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस में एज अ मेन लीड की हैं। इन फिल्म्स में मुझे 2 फिल्मों में थोड़ा दर्दनाक घटना हुआ है, जहाँ पे एक प्रोड्यूसर ने मुझे बोला मैं आपके पिताजी का टिकट नहीं बुक करूंगा। बैंकॉक में शूटिंग थी और फिर मेरी टिकट आ गई थी शूटिंग के लिए, और मुझ पे दबाव डाला जा रहा था कि ठीक है आप चलो, आप एयरपोर्ट आ जाओ, और आपका अकेले का टिकट हमने भेज दिया है, आपका स्टाफ तो है ही हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट। मैंने बोला फॉरेन कंट्री है, फॉरेन कंट्री तो मैं मेरे माँ या मेरे बाप दोनों में से एक आदमी को तो जरूर लेके जाना चाहूंगी। और मुझे थोड़ी सी अजीब सा लग रहा था उस टीम के साथ। चलिए संजय जी, आपने ये बात बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने विचार आपने इस मुद्दे पर रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है इसलिए माफ़ी के साथ आपको रोकूंगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मानवी जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।